उम्दा और मेयारी चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज नैना ऑप्टिकल्स, जहां आपको मशहूर और ब्रांडेड कंपनियों के सन ग्लासेस, नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। हमारा पता नैना ऑप्टिकल्स, जामत सालियात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। 29 सितंबर 2008, 28 रमज़ानुल मुबारक भिक्कू चौक में बम ब्लास्ट हुआ था। उससे पहले मुल्क भर में जहां बम ब्लास्ट होता था तो तफ्तीश का रुख सिर्फ मुसलमानों की तरफ होता था। ये वो पहला पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट, कि साध्वी प्रज्ञा सिंह की मोटरसाइकिल के ऊपर बम नस्ब किया गया था और एटीएस ने उस गाड़ी के ज़रिए प्रज्ञा सिंह और उसके बाद उनके साथियों तक पहुंची थी। भिक्कू चौक बम ब्लास्ट में 6 लोग शहीद हुए थे और 101 लोग जख्मी हुए थे। कोर्ट का फैसला आज आया है। कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके ख़ानदान वालों को 2-2 लाख रुपया दिया जाए, जो ज़ख्मी हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपया दिया जाए। एनआई के हाथ में जिस वक्त केस गया था उसी वक्त से एनआई ने इस केस को कमज़ोर करना शुरू कर दिया था और सिरे से बम ब्लास्ट का इनकार करते रहे, लेकिन कोर्ट ने उनकी इन बातों को माना नहीं और कोर्ट ने ये फैसला दिया कि बम ब्लास्ट हुआ है और बम ब्लास्ट होने के बाद जो लोग शहीद हुए हैं उनको जो है 2-2 लाख और ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपया दिया जाए। कोर्ट ने इन 12 मुलजिमीन को बाइज्जत बरी नहीं किया है, इनको बरी किया है। बताना ये है कि अभी पीछे 7 जुलाई को बम्बई लोकल ट्रेन बम ब्लास्ट के मुजरिमीन को बाइज्जत रिहाई मिली थी, तो सरकार उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई। मेरी सरकार से निविदा है कि सरकार इस मामले में इनके खिलाफ भी कोर्ट में अपील में जाए और जा कर के जो सच है, जो हक है, वो लोगों के सामने लाने की कोशिश करें। साध्वी प्रज्ञा सिंह की गाड़ी मिलने के बाद मुल्क का रुख तब्दील हुआ और एजेंसियां इस बात पर मजबूर हुई कि मुसलमानों पर दहशतगर्दी का ये इल्ज़ाम है, ये सरासर गलत है। दहशतगर्दी में हिंदुत्ववादियाँ और उनके मानने वाले लोग मुब्तला हैं। एटीएस ने जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित, असीमानंद और उनके साथ तकरीबन 12 लोगों को आरोपी बनाया था और 12 लोगों को आरोपी बनाने के बाद 7 लोग गिरफ्तार हुए थे और उनमें से 5 लोग आज तक फरार हैं। मुल्क के संजीदा लोगों का मानना है कि जो 5 लोग फरार हैं वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। अगर होते तो अब तक एजेंसी उन्हें ढूंढ करके निकाल करके ले आती। दूसरी बात, अगर ये मानना है एनआईए का, उसने 2016 में ही साध्वी प्रज्ञा सिंह को क्लियरेंस दे दिया था कि इसका इस ब्लास्ट से कुछ लेना देना नहीं है। जभी से ये अंदेशा हो गया था कि कोर्ट जो फैसला देगी, जाहिर बात है एजेंसियां अगर सबूत, शवाहिद और दलाइल नहीं देंगी तो कोर्ट का फैसला इस तरह का आना है। आज इस वक्त मालेगांव के वो लोग जिनके लोग शहीद हुए और जिनके लोग ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी आज तक उसकी परेशानी झेल रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ दे दिन है। मैं सरकार से ये निविदा करूँगा, गुजारिश करूँगा कि मुल्क में रहने वाले भारतीय लोगों को न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए और जो खताकार हैं, मुजरिम हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये लोग मुजरिम नहीं हैं तो फिर सरकार की जिम्मेदारी है, एजेंसी की जिम्मेदारी है कि इस बम ब्लास्ट के जो जिम्मेदार हैं, जो गुनहगार हैं, उनको तलाशा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको कानून के दायरे में ला करके उनको सज़ा दी। जिनके घर के बच्चे शहीद हुए थे, जो लोग शहीद हुए थे, जो जख्मी हुए थे, उन्हें उम्मीद थी कि मालेगांव एनआई कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन जिस तरीके का फैसला आज आया है तो कहीं ना कहीं मालेगांव शहर के उन लोगों में नाइंसाफ़ी जो हुई है उसको लेकर नाराज़गी पाई जा रही है। आप क्या कहेंगे एनआई के फैसले पर?
आज जो मालेगांव बम ब्लास्ट का फैसला आया है और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, ऐसे 7 आरोपियों को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है, निर्दोष मुक्त कर दिया गया है। मालेगांव शहर वासियों के लिए ब्लैक डे है, काला दिन है। 17 साल ट्रायल चला। हमको अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि हमको इंसाफ मिलेगा मालेगांव की आवाम को, लेकिन बोले सबूत नहीं होने की बिना पर इनको निर्दोष करार दिया गया। फिर जो गाड़ी थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर, जो मोटरसाइकिल पे ब्लास्ट हुआ, उसको फिर वो सबूत नहीं है क्या? ये सवाल है, सवाल है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सबूत नहीं है क्या? हमारे लिए ब्लैक डे है। अब क्या हमारे खून का कोई मोल नहीं है क्या? हमारी जान का कोई मोल नहीं है क्या? तो अफसोस है। ठीक है, हम न्यायपालिका पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, लेकिन 17 साल ट्रायल, 2-3 जज बदलना, फास्ट ट्रैक के अंदर चलाकर जो भी निर्णय होता हम समाधान कर लेते थे। ये 17 साल इंतजार और उसके बाद हमको क्या हाथ आया? नाइंसाफी। बहुत अफसोस की खबर है। बहरहाल इसके ऊपर की भी कोर्ट है। मैं अपील करता हूं कि ऊपर की कोर्ट में हमको जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ना चाहिए। और हेमंत करकरे साहब जिन्होंने ये पर्दाफाश किया था, अगर आज वो दुनिया में होते तो वो भी अफसोस करते कि ये कैसा फैसला है, कौन सा अन्याय है। इससे ज्यादा आज हम क्या बोल सकते हैं? लेकिन हमारे शहर के लिए के साथ नाइंसाफी हुई, ये अफसोस की बात है। क्या आपकी पार्टी या फिर आपकी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी इसको लेकर आप क्या सड़कों पर भी उतरेंगी? इसका एहतजाज दर्ज किया जाएगा क्या, या इसकी लड़ाई जो है कोर्ट के साथ साथ रास्ते की लड़ाई बनाई जाएगी क्या? अभी कोर्ट का फैसला आया है, पूरा ऑर्डर आने दो, उसके ऊपर हम हमारे लीगल टीम को लेकर बैठेंगे और उसके अंदर क्या रास्ता निकल सकता है, कि रास्ते की लड़ाई या कोर्ट की लड़ाई, इसके ऊपर बाद में हम डिसीजन लेंगे। नहीं, एनआईए ने खातियों के लिए डिमांड की थी। अगर वो खाती साबित होते तो उन्हें सज़ा भी मुकर्रर की जाती, लेकिन एनआईए की अपनी तफ्तीश ही कोर्ट में जो है नाकाफ़ी सबूत और जो है कमज़ोर जो है पहलू साबित हुई। एनआईए के दावों को सिर्फ ये दावे है, एनआईए की अपनी तफ्तीश ही जो है पूरे तौर से कोर्ट ने मुश्तबा करार दिया। तो ऐसे में एनआईए की मांग क्या मायने रखती है? देखिए, सीधी सी बात तो ये है कि कानून के हिसाब से इस फैसले को चैलेंज का हक जो है वो रियासती हुकूमत को है। अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन होता है, उसकी क्या कानूनी हैसियत रहेगी ये तो कानूनी माहिरीन ही बता पाएंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी इस मामले में इंटरवीन कर सकती है तो जमीयतुल उलमा जो है वो जाए, और हमें यकीन है कि जमीयतुल उलमा जो है इसकी मजबूत पैरवी करेगी। 2008 को भिक्कू चौक मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 6 मासूम जानें गई और तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद जो है इसमें ज़ख्मी हुए। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने इसकी इंक्वायरी की। जब इसकी तफ्तीश शुरू हुई, इस तफ्तीश के दौरान जिस मोटरसाइकिल पर बम प्लांट किया गया था, उस मोटरसाइकिल की तफ्तीश मुकम्मल जब की गई तो उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर ये मोटर बाइक निकली। वहाँ से इस केस की तफ्तीश का सिमत और रुख तय हुआ और उसके बाद दीगर मुलज़िमीन में कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय और दीगर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने अपने सबूत में, अपने एविडेंस में तमाम बातों का तस्करा किया। इन लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो फरीदाबाद में हुई, उज्जैन में हुई, भोपाल में हुई, इंदौर में हुई, जो अभिनव भारत की मीटिंगें हुई, उन तमाम मीटिंगों की ऑडियो तफ्तीश के दौरान एजेंसी ने जो RDX का इस्तेमाल हुआ उसके भी सबूत पेश किए कि ये मिलिट्री ग्रेड का RDX है और किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करके इसे महाराष्ट्र लाया गया और कहाँ पर किन लोगों ने किसकी निगरानी में बम बनाया और किस तरीके से इसको प्लांट किया। जिस तरीके से इसे मरहूम और शहीद हेमंत करकरे ने जिसकी इस तफ्तीश की थी और जिस दिशा में की थी, वहाँ से पूरे देश ने भगवा आतंकवाद का चेहरा देखा और किस तरीके से इस देश में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए एक नए आतंकवाद का सहारा लिया गया, ये देश ने देखा। हमें पूरा यकीन था जिस तरीके से जब तक शहीद करकरे ने इसकी तफ्तीश की थी और एविडेंसेस कलेक्ट किए थे और इसे पेश किया था, उस बुनियाद पर यकीन था कि आने वाले वक्तों में जो है इसके मुल्ज़िमीन अपने कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में और मरकज़ में सरकार तब्दील हुई और इसकी तफ्तीश NIA के पास गई, वहाँ से इस केस का रुख और दिशा तब्दील होने लगी और जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि जिनके खिलाफ पुख्ता शवाहिद थे, गवाह थे, सबूत थे, उन लोगों को कोर्ट ने नाकाफी सबूत की बिना पर आज रिहा कर दिया। इस संगीन और सेंसिटिव केस की एक लंबी ट्रायल चली। 17 साल इंसाफ के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ा, फिर भी इंसाफ अधूरा रहा। सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों को आज कोर्ट ने बरी किया, उन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट अगर नहीं किया तो बॉम्ब ब्लास्ट किया किसने और ये हुआ कैसे और मासूम शोहदा की जान गई कैसे? ये तमाम बातें आज एक सवाल पैदा करती है इस केस की तफ्तीश पर। अदलिया का अपना निज़ाम है, जिस तरीके के शवाहिद, जिस तरीके के सबूत पेश किए जाते हैं, उस बुनियाद पर फैसला होता है। कहीं ना कहीं जो एजेंसीज तफ्तीश की है वो नाकाम रही इन लोगों को मुजरिम गर्दानने में। कुछ रोज पहले भी एक फैसला आया था मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, इसको लेकर जो है महाराष्ट्र हुकूमत ने आगे कोर्ट भी गई, तो क्या लगता है इस मामले में कोर्ट जाना चाहिए हुकूमत को? देखिए, अभी एक जिम्मेदार पार्लियामेंट और महाराष्ट्र हुकूमत के अहम जिम्मेदार साबिक वज़ीर आला शिंदे के बेटे, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने एक बयान दिया कि हिंदुत्ववादी तंजीमों को इंसाफ मिल गया और जो चेहरा बताने की कोशिश की जा रही थी इस देश में कांग्रेस की हुकूमत के वक्त कि देश में भगवा आतंकवाद है, आज उस बात को इस फैसले ने झूठ साबित कर दिया। हुकूमत में शामिल अहम जिम्मेदार के बेटे जब इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो हम कैसे इस हुकूमत से जो है ये एक्सपेक्टेशन करेंगे या कर सकते हैं कि वो इस फैसले को आगे चैलेंज करेगी या इस फैसले को सही तरीके से या इस मुकदमे को सही तरीके से जो है आगे की कोर्ट में लेकर जाएगी।
2008 में बम ब्लास्ट होने के बाद उस वक्त के एटीएस चीफ हेमंत करकरे साहब ने जिस तरह से इंक्वायरी की, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और इसी तरह मुल्क में एक भगवा आतंकवाद है वो कहीं ना कहीं मुल्क के सामने लाया गया। और गाड़ी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कॉल रिकॉर्डिंग और ऐसे कई एविडेंस थे जो बहुत मजबूत थे। और एटीएस की जो चार्जशीट थी वो भी हमने देखी, उसमें कहीं ना कहीं सारे एविडेंस थे। उसके बाद भी आज जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं और एजेंसियों में बैठे हुए जो ऑफिसरान हैं उनके ऊपर सवालिया निशान है कि इस मुल्क में इतने संगीन मामले में और इतने एविडेंस होने के बाद भी अगर इंसाफ नहीं मिलता तो मुल्क की सारी एजेंसियों पे एक सवालिया निशान लगता है कि क्या इस मुल्क में बम ब्लास्ट जैसे आरोपी इस तरह से छूट जाएंगे। ये मालेगांव शहर के साथ साथ पूरे मुल्क के साथ इंसाफ नहीं हुआ है और हम सरकार से यही चाहेंगे कि वो फ़ौरन इसके खिलाफ अपील दाखिल करे और जो मजलूमीन है, एक 9 साल की बच्ची थी और 6 लोग उसमें मारे गए, 100 से ज़्यादा जख्मी हुए, उन सब लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और इसके लिए एजेंसियां जिस तरह से इंक्वायरी करती हैं, अगर यही तरीका रहा तो आने वाले वक्त में इस तरह के क्राइम करने वालों का हौसला बुलंद होगा। ऐसे लोगों को सज़ा हर हाल में मिलना चाहिए और एजेंसियों में जो लोग काम करते हैं सरकार उन पर भी ध्यान दे कि वो किस तरह से इंक्वायरी करके कोर्ट में जब अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं तो इस तरह से फैसला क्यों आता है। कई लोगों की राय भी आ रही है, मालेगांव शहर से प्रतिक्रिया आना शुरू हो रही है कि सरकार के दबाव में मतलब ये फैसला लिया गया है, हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, इसीलिए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। नहीं, एजेंसियां तो सरकार के दबाव में थी। एनआईए जब अपने हाथ में ये मामला ली उस वक्त से ही हमको लगता था कि कहीं ना कहीं वो सरकार के दबाव में है। फैसला या कोर्ट के मामले में तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर एजेंसियां जो थी वो बहरहाल सरकार के दबाव में थी। देखिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है इस तरह के जब फैसले आते हैं, क्योंकि ये फैसला कुछ उसी तरह का फैसला है जो कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की अदालत के अंदर एक फैसला आया कि ट्रेन ब्लास्ट के जो आरोपी है वो ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी को 19 साल के बाद जो जेल के अंदर थे 19 साल तक उनको रिहा कर दिया गया। ये बताया गया कि आप निर्दोष है करके। महाराष्ट्र सरकार फौरन सुप्रीम कोर्ट में भागी और कहा कि हमको ये फैसला मंजूर नहीं है और बिल्कुल सही तरीके का उन्होंने ये किया है, क्योंकि 19 साल कुछ लोग जेल के अंदर वहाँ पर गए थे। सवाल ये पैदा होता है कि अब ये फैसला अगर आया है तो इसके बारे में महाराष्ट्र की सरकार क्या करने वाली है, क्योंकि इसमें भी बेकसूर लोगों की जानें गई थी। हम जब ये धमाका हुआ था 2006 में और आज 2025 के अंदर हम सवाल क्या उठा रहे हैं कि आखिर ये किसने किया था, कौन है इसके पीछे, तो हमारे पास जवाब है कि शून्य, हमें कोई नहीं पता है, हमारे आँख पे पट्टी बंधी हुई है। सवाल एटीएस के ऊपर खड़े होते हैं, सवाल एनआईए के ऊपर खड़े होते हैं। हो रहा ये है कि आतंकी कहीं घटना होती ही है तो शायद सड़क चलते हुए आदमी को उठाकर लेके आओ, उसके ऊपर कहीं तो भी कुछ आरोप बना दो और उसको बोलो कि अब तू 10, 15, 20 साल तू खुद लड़ते रहे और ये केस से तू अगर बाइज्जत बरी हो सकता है तो हो जा, नहीं तो जेल के अंदर ही सड़ और वहीं पे मर।